मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्या कहते हैं पावर के बारे में? अब हम जान लेते हैं थिंकर्स के व्यूज पावर के बारे में। सबसे पहले मैक्स वेबर, प्रोबेबिलिटी दैट, देखो जो आपने जनरल समझ लिया ना, मतलब कि पावर का मतलब ये है टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिहेवियर, टू कैरी आउट वंस विल डिस्पाइट रेजिस्टेंस, टू मेक अदर पीपल एक्ट इन अ वे यू वांट इज पावर। अब ये समझ लिया आपने, अब यही चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी। प्रोबेबिलिटी दैट वन एक्टर विद इन ए सोशल रिलेशनशिप, अब भैया वो सोशल रिलेशनशिप हमने देखी थी, पेरेंट, टीचर, मैनेजर, अपर क्लास, सो कॉल्ड अपर क्लास, और आपकी ये माइनॉरिटी, मेजोरिटी, ये सब देखा, सोशल रिलेशनशिप है सारी। विल बी इन ए पोजिशन टू कैरी आउट हिज ओन विल डिस्पाइट रेजिस्टेंस, इसमें से जो एक आधा पार्ट था जो हमने भी बॉक्स देखा, इसमें ये वाले लोग है ना, ये अपनी इच्छा पूर्ति कर लेंगे जैसे भी चाहे। ये पावर है। हर्बर्ट साइमन का काम पूरा डिसीजन मेकिंग को लेकर होता है, तो हर्बर्ट साइमन के बारे में जब भी कोई बात हो तो वो आप मान के चलें कि वो डिसीजन मेकिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, तो इनको पावर को भी इस तरीके से समझते हैं। पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और बात भी सही है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किसके पास है? हमारे नेताओं के पास या हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास। अगर उनको कोई इन्फ्लुएंस कर दे तो मतलब पावरफुल तो है ही। पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, दैट इट मींस दैट यू हैव पावर। मैकियावेली द ग्रेट, द पावर इज द एबिलिटी टू मेंटेन एंड एक्सरसाइज। ये तो बहुत मतलब बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि रूथलेस होना चाहिए लीडर, जो किंग है वो रूथलेस होना चाहिए, इस तरह से बातें करते हैं। एक्सरसाइज कंट्रोल ऑफन रिक्वायर स्ट्रेटेजिक एंड प्रेगमेटिक यूज ऑफ फोर्स, तो फोर्स का भी यूज करके पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जॉन लॉक क्या कहते हैं? पावर इज द राइट टू मेक एंड एनफोर्स लॉ डिराइव फ्रॉम द कंसेंट ऑफ, ये कंसेंट की बात करते हैं। आगे आप देखेंगे चेस्टर बर्नार्ड को, एमपी फोलेट को, तो वे कहते हैं कि पावर का ऐसा मतलब नहीं है कि बस आपने जो कह दिया या फोर्स से आप कुछ करवा सकते हैं। ये फोर्स कभी कभी रेबेलियन में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो जो पावरफुल पर्सन है उसी को एलिमिनेट कर देते हैं। रशियन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, इंडियन फ्रीडम जो आपका मूवमेंट था वो, तो इस तरीके से क्या होता है, पावरफुल तो है अगली पार्टी बट उसको एलिमिनेट कर देगा कौन? वो रिवोल्यूशन, वो एनर्जी। तो कंसेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी बताएगी, डिराइव फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्न, जिसके ऊपर पावर का इस्तेमाल कर रहे हो उसकी कंसेंट है क्या? अगर नहीं है तो ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला, ऐसा लोग कहते हैं। उसके बाद फ्रेंच एंड रावन ये कहते हैं कि पावर को कितने तरीके से बताया जा सकता है, 5 टाइप्स ऑफ पावर। भाई तरीके बताए सकते हैं पावर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले रिवॉर्ड, इसे ए बी में समझते हैं। जैसे मान लो लेट्स देयर इज अ पर्सन ए एंड देयर इज अ पर्सन बी, देन बी शैल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ए इफ बी इज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ए कैन गिव हिम सम रिवॉर्ड। बी इन्फ्लुएंस होगा, इन्फ्लुएंस का मतलब यहां ये है, इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि बी ए की बातें मानेगा, ए की विल कैरिड आउट होगी, ए कैन कैरी आउट हिज विल डिस्पाइट रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किससे खत्म होगा? रिवॉर्ड से। तो रिवॉर्ड अगर इनको लगता है कि यहां से कुछ रिवॉर्ड मिलेगा तो ये इन्फ्लुएंस होंगे। तो इन्फ्लुएंस का मतलब समझ लेना पावर का इस्तेमाल। कोवर्जन, ए और बी को अगर लगता है कि मैं अगर इनकी बातें नहीं मानूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिल सकता है, तो ए की बातें बी मानेगा। देन दिस टाइप ऑफ यूज ऑफ पावर इज कोवर्जन। रेफरेंस, ए बी की बातें क्यों मानेगा? बी को अगर लगता है कि ए की रेफरेंस से मेरे करियर में किसी चीज में ग्रोथ हो सकती है तो ए की बातें बी मानेगा। एक्सपर्टीज, ए बी से क्यों इन्फ्लुएंस होगा? क्योंकि बी को अगर लगता है कि इसका ज्ञान अभी अधूरा है, ये अभी और कुछ बहुत जानना बाकी है, और ए को बहुत ज्यादा आता है या पता है। नॉलेज इज पावर, आपने सुना होगा नॉलेज इज पावर, तो यहीं से तो आता है। एक्सपर्टीज अगर है तो वो अगर आप इसे अप्लाई करें सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप में किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर आपके सुपीरियर हैं जो भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है किसी चीज में, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसके एक्सपर्ट है, मान लो साइबर सेल में काम कर रहे हो आप लोग और आपके सुपीरियर है कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी, तो फिर तो क्या, तो आप इनकी बातें मानोगे, इन्फ्लुएंस हो जाओगे इनसे आप, तो ये पावर है। एंड देन लास्ट आता है लेजिटिमेसी। क्या आता है? लेजिटिमेसी, मतलब लॉ ने पावर दे रखी हो तो ए की बात, डीएम साहब की बात माननी पड़ेगी, बी का मन करे चाहे ना करे, क्योंकि इनके पास अथॉरिटी है। और मैंने बताया था कि व्हेन पावर एंड लेजिटिमेटी मीट्स
लेजिटिमेसी मीन्स देन इट बिकम्स अथॉरिटी। ठीक है, तो इस तरीके से 5 बातें। उसके बाद मैंने बताया आपको चेस्टर बर्नार्ड और मैरी पार्कर फोलेट, इन्होंने कुछ अलग अपने व्यूज रखे। मैरी पार्कर फोलेट आपके सामने ये चित्रण उनका, ये बात करती हैं पावर विद और पावर ओवर की। ये कहते हैं कि पावर ओवर और पावर विद ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पावर इज द एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन, टू बी ए कैजुअल एजेंट टू इनिशिएट चेंज। ये भी आप याद रख लें। पावर की डिमोक एंड डिमोक याद रखने के बाद या कुछ और डेफिनेशन वेबर को याद रखने के बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैरी पार्कर फोलेट ने पावर के बारे में क्या कहा, तो आप इसे बता सकते हैं। बट जो क्रक्स है वो एक ही बार बार आया जा रहा है, क्या? द एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन। आप जो चाहते हैं वो हो जाए, उसकी अगर एबिलिटी है तो पावर है। टू इनिशिएट द चेंज, चेंज कुछ कर सकते हो आप, तो वो पावर है। पावर इज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, जैसा आप चाहते हो वैसा इफेक्ट आ जाए तो पावर है। इट इज एन इंस्टिंक्टिव अर्ज इनहेरेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग। पावर हो या ना हो, मैरी पार्कर फोलेट कहती हैं कि ये हर इंसान के अंदर इंस्टिंक्ट है कि उनको चाहिए, उनके अर्जेस आती है कि पावर होनी चाहिए। पावर, आप भी तो तैयारी कर रहे हो ना, किसके लिए कर रहे हो? यू विल बिकम पावरफुल आफ्टर सिलेक्शन, बट आपकी पावर क्या होगी? आपकी पावर होगी लेजिटिमेट, वो होगी अथॉरिटी। ठीक है, पावर ओवर और पावर विद, ये आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो पहली लाइन तो आपकी यही होगी कि ये किसने बताया? श्रीमती मैरी पार्कर फोलेट ने। शी मेक्स ए डिस्टिंक्शन, क्या बनाती हैं? पावर ओवर और पावर विद में। देखो वर्ड से आप समझ रहे हैं, पावर ओवर मतलब किसी को डोमिनेट करना। एक ने सबमिट किया, एक ने डोमिनेट किया, आपने कमांड किया, किसी ने कंप्लाई किया। बट पावर विद का मतलब ऐसा नहीं है। पावर विद का मतलब है आपने कोऑर्डिनेट किया, आपने कमांड नहीं किया। आपने एसिमुलेट किया, आपने कोऑर्डिनेट किया, आपने ये समझा कि बाकी लोग भी क्रिएटिव हैं, वो भी आइडिया दे सकते हैं, आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिलकर काम कर सकते हो। कोऑपरेट किया, कोऑर्डिनेट किया, कमांड नहीं किया, देन दिस इज पावर विद। पावर विद इज कंसेंट, पावर ओवर इज कोवर्जन। ये डिफरेंस इन्होंने बताए। द फॉर्मर में बी कोअर्सिव पावर, इन्होंने बताया कि पावर ओवर की अगर बात करते हो तो पावर ओवर में क्या होता है? ये सुपीरियर है और इनके नीचे ये सब काम कर रहे हैं, ए बी सी। और पावर विद में क्या होता है? ये सुपीरियर है और ये इनके साथ में काम कर रहे हैं, ए बी सी, इस तरीके से। ठीक है, तो पावर ओवर और पावर विद में बहुत डिफरेंस है। पहली जो पावर ओवर है ये क्या हो सकती है? कोवर्सिव। कोवर्सिव का क्या मतलब होता है भाई? जबरदस्ती वाला। कोवर्सिव, COERCIVE, कोवर्सिव पावर होती है पावर ओवर। और पावर विद इज डेवलप्ड कोएक्टिव पावर। मैंने बताया ना, कोऑपरेट कर रहे हैं आप, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, आप समझते हैं कि आपके सबऑर्डिनेट के पास भी कुछ ज्ञान है, वो भी किसी चीज में आपसे ज्यादा जानते होंगे। तो इस तरीके से आप अगर सबऑर्डिनेट के साथ काम करेंगे, देन यू आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पावर विद। तो आप जब सेलेक्ट हो जाएं तो अब इन सब चीजों को याद रखेगा कि पावर तो आ गई, लेजिटिमेट भी है, अथॉरिटी भी है, बट पावर ओवर को अप्लाई करें कि पावर विद को अप्लाई करें। तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मतलब सिलेक्शन से पहले भी, सिलेक्शन के बाद भी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी सब्जेक्ट का मैं कह नहीं सकता, मगर ये आपको बहुत काम आने वाला है। यही सब आपको रीपा में सिखाया जाएगा, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से आप सबऑर्डिनेट के साथ में काम करेंगे, किस तरह से आप इफेक्टिवली गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये सब चीजें आप अभी सीख लें तो बहुत अच्छा है। अथॉरिटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका पावर को मैंने बताया आपको लेजिटिमेट अगर हो जाए तो वो अथॉरिटी कहलाती है। तो अथॉरिटी के भी बड़े अलग अलग डायमेंशन है। जैसे मैक्स वेबर ने अथॉरिटी को 3 तरीके से बांटा। अथॉरिटी के बारे में मैरी पार्कर फोलेट ने फिर अलग से कुछ बात बोली है। लॉ ऑफ सिचुएशन, डीपर्सनलाइजेशन ऑफ ऑर्डर, चेस्टर बर्नार्ड ने जोन ऑफ इंडिफरेंस। तो ये सब बातें हम अथॉरिटी में करने वाले हैं। मैं इसको इतना वाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाए तो आप इसे आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अथॉरिटी सिंपल सी बात, देखो ये आप याद कर लो, पावर P + L = A, PLA। पावर प्लस लेजिटिमेसी इज अथॉरिटी। ठीक है, अब इसे पढ़ लेते हैं। अथॉरिटी रेफर्स टू लेजिटिमेट पावर। क्या हुआ अभी पढ़ने के बाद? ये हुआ A रेफर्स टू LP, A रेफर्स टू LP, दैट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन होल्ड टू मेक and enforce decision
गिव ऑर्डर, कंट्रोल रिसोर्सेज विद इन ए स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। इस तरह की शब्द याद नहीं रहेंगे और ना रखने हैं। हमें तो क्या करना है, हमें तो कुछ शांत सा बताओ जो कि फोलेट ने बोला हो या हेनरी फ्योल ने बोला हो। बट ये ध्यान रखो, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि पावर के साथ लेजिटिमेसी मिला दो तो ये क्या बन जाती है, अथॉरिटी। तो लेजिटिमेसी आएगी कहां से, लेजिटिमेसी आएगी रूल्स से, लॉज से, कॉन्स्टिट्यूशन से, रेगुलेशन से, ठीक है, और प्रोसीजर से। तो अथॉरिटी इज ऑफन डिराइव्ड, authority is often derived from law, regulation, established procedure and comes with exception of accountability and responsibility. Accountability and responsibility ये इसके साथ में आते हैं। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस के अंदर पढ़ा था, आप याद करो प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस क्या है। मैंने बताया था हायरार्की को बनाने के लिए 3 प्रिंसिपल बहुत जरूरी हैं, उसमें से एक था प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस। तो ये इसके साथ में आती हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपना डायग्राम बनता जा रहा है, आपको ऐसे याद रख लेना है, PLA ऊपर A नीचे R, और ये बनती कैसे है, रूल, लॉ, रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर। अब देखते हैं फोलेट ने क्या बोला। फोलेट सेज द अथॉरिटी इज वेस्टेड पावर, कि आपके अंदर ये पावर दे दी गई है कि सरकार आप बन गए हो SDM एंड दिस पावर इज वेस्टेड इन यू। यू नॉट मतलब यहां पर्सनली यू की बात नहीं कर रहे, यू नॉट एज ए पर्सन बट यू एज ए चेयर, एज ए पोस्ट। जब आप चले जाएंगे यहां कोई और आ जाएगा तो ये पावर किसके अंदर वेस्टेड है, चेयर के अंदर, इस ऑफिस के अंदर। अथॉरिटी इज वेस्टेड पावर, द राइट टू डेवलप एंड एक्सरसाइज पावर। ये नया वर्ड आ गया, राइट टू पावर, राइट टू एक्सरसाइज पावर। जब हम पावर पढ़ रहे थे हमने राइट की कोई बात नहीं की थी, बट यहां क्या है, आपको राइट दिया गया है बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड रिटन वेल एंड यू डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर योर एग्जाम, देन यू सेल थ्रू दिस एग्जाम। तब आपको ये राइट दिया गया है कि अब आप ये अथॉरिटी एंजॉय कर सकते हो, आप ये पावर एंजॉय कर सकते हो, ये आपका राइट है। आप CRPC के कुछ सेक्शन जैसे 144 ये सब का इस्तेमाल कर सकते हो, शांति भंग में अरेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो ये राइट कहां से मिले आपको, लेजिटिमेट लॉ से मिले। हेनरी फ्योल, अथॉरिटी इज राइट टू गिव ऑर्डर एंड टू एक्सेप्ट ओबीडियंस। अच्छी तरह से रट लो इन दोनों को, फोलेट डिफाइंस, हेनरी फ्योल डिफाइंस। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर। अब ऑर्डर तो कोई भी दे सकता है, बट हर किसी के पास राइट तो नहीं है। आपको अपने अंदर कोई कमी लगती है क्या, ऑर्डर तो आज भी दे सकते हो आप, बट जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी कि भाई हाँ यहाँ आप SDM बन गए, उसके बाद आप ऑर्डर दोगे, उसका मतलब है बिकॉज यू नाउ गॉट द राइट टू गिव ऑर्डर एंड एग्जैक्ट ओबीडियंस। आप जो कहेंगे वो करना होगा, आपके सब ऑर्डिनेट को उस तरीके से काम करना होगा, बट जो भी कहेंगे वो नहीं, लेजिटिमेट लॉज, रूल्स, रेगुलेशन इधर से तो आती है सब चीजें, इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो उनको ओबीडियंस, उनको ओबीडियंट होना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा। एग्जैक्ट ओबीडियंस। नाउ इट मे बी आस्क्ड इन 5 मार्क्स दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। इतना सुनने के बाद आप कुछ तो समझ गए होंगे कि पावर और अथॉरिटी के बीच में क्या मतलब है, क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में। बट यहाँ टेबल में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, और जो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। सबसे पहला बेसिस, कहां से आती पावर, पावर कहां से आती, कहीं से भी आ सकती है पावर। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डू यू थिंक ही इज पावरफुल और नॉट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बाबा रामदेव, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अमिताभ बच्चन, डू यू थिंक दैट दे आर पावरफुल और नॉट। आप कहेंगे वो पावरफुल हैं, पावरफुल क्यों है। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पेप्सी की बोतल को नीचे रख के ऊपर रख देता है कि ड्रिंक वाटर, उसके बाद जो भी वो पेप्सी है कि कोको कोला थी, उसके शेयर्स की वैल्यू नीचे आ जाती है, शेयर गिर जाते हैं। तो अब इसे क्या कहेंगे आप, पावरफुल है कि नहीं है। पावर के लिए कोई लॉ नहीं चाहिए,
पावर कहीं से भी आ सकती है, इंडिविजुअल के पास भी हो सकती है। डिराइव्ड फ्रॉम पर्सनल एट्रीब्यूट्स और रिसोर्सेस। बट डीएम साहब के पास पावर कहां से आई? आपके पास कहां से आई पावर? आपके पास आई अथॉरिटी से, लेजिटिमेसी से। तो ये होती है अथॉरिटी, लेजिटिमेट बाय फॉर्मल पोजीशन और सिस्टम। आप फॉर्मल पोजीशन सिस्टम में हो। सोर्स कहां से ले सकते हैं पावर? कैन बी एक्वायर्ड थ्रू फोर्स और इन्फ्लुएंस। गून्स होते हैं ना, गून्स, GWNS, गून्स, वो भी पावर का इस्तेमाल करते हैं। बट दे यूज विच मेथड? फोर्स और कोएर्जन, थ्रेट, फियर, टेक्ट, परसुएशन यूज नहीं करते वो। इसके अलावा इन्फ्लुएंस से किया जा सकता है। इन्फ्लुएंस, बहुत सारे हमारे देश में बाबा हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं करोड़ों लोगों को। सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। और यही सब तो पढ़ाया था पावर के अंदर कि पावर क्या है, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। तो जो भी इंसान किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अपने तरीके से काम करवा सकता है, वो पावर का इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास पावर है। कन्फर्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रक्चर और रोल, ये कहां से आती है? ये भैया आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं, आपको ही करना है। ये आपका सोर्स है। यहां आप अपने आप को देख के रखें, आपका जो भी नाम है मिस्टर और बाद में ब्रैकेट में SDM, उस तरह उस हिसाब से आप देखिए कि हाँ भाई ये होती है अथॉरिटी। और यहाँ पे किसी भी पर्सन को, जो प्राइवेट पर्सन जो मैंने नाम बताया आपको, उनमें से किसी को रख लो। तो इस तरह से आप अगर लिखेंगे, अगर बहुत जल्दी प्रेशर में आपको आंसर लिखना है, कई बार ऐसा होता है, देखो सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, आप पढ़ लिए बहुत शांति माहौल में लिख के आगे, ऐसा नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि लास्ट आंसर ही हो, क्या पता आपने छोड़ रखा हो स्टार लगा के। तो ऐसे ट्रिक्स कुछ हैं कि बस इस तरह से इमेज अपने दिमाग में डालो और फिर लिखते जाओ। लेजिटिमेसी मे लैक लेजिटिमेसी और भी आर्बिट्रेरी। ओबवियसली बात है, लेजिटिमेसी कहां से आएगी? आर्बिट्रेरी हो सकता है, जैसे ब्रिटिश रूल की बात करें, हस्बैंड वाइफ की बात करें, आप माइनॉरिटी मेजोरिटी की बात करें, पेरेंट टीचर की बात करें, आप पेरेंट और चिल्ड्रन की बात करें, टीचर स्टूडेंट की बात करें, स्टेट और सब्जेक्ट की बात करें, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर हो सकता है, आपने बहुत बार सुना होगा। लेजिटिमेट एंड रिकॉग्नाइज्ड विद इन ए फ्रेमवर्क, अथॉरिटी का कितना इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो आपके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही आप उसको कर सकते हो। दूसरी चीज, पावर रिसाइड्स विद द पर्सन बट अथॉरिटी रिसाइड्स विद द चेयर, द ऑफिस। पावर एक पर्टिकुलर पर्सन की डेथ के बाद, चले जाने के बाद, हो सकता है एकदम से डिस्पर्स हो जाए, खत्म हो जाए। हो सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो आगे की जनरेशन है वो हो क्या सकता, हो गई, उतने बड़े फुटबॉलर ना बन पाए। बट एक डीएम डीएम ही रहेगा जब तक उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये चेयर में होती है, वो पर्सन में होती है। नेचर कैन बी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बट मेनली इट इज इनफॉर्मल। दिस इज टिपिकली फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एज यू ऑल नो वेरी वेल। कंसेंट, कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है, उठा उठा के फेंको, बट जनरली रिक्वायर सम लेवल ऑफ कंसेंट। यहां जनरली कंसेंट की जरूरत होती है, हालांकि कंसेंट की जरूरत नहीं होती, बट आप फिर भी सोशल वैल्यूज का, कस्टम्स का, एनवायरमेंट का, इकोलॉजी का ध्यान रखे बिना ही अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस में बंदूक दे दी तो आप रिवॉल्वर किसी पे चला देंगे। हाँ, आप इमरजेंसी सिचुएशन में इनका यूज कर सकते हो, वो भी बिल्कुल स्पेसिफाइड, बिल्कुल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ वैसे। देन ड्यूरेशन टेम्परेरी एंड डिपेंडेंट ऑन सर्कमस्टेंसेस। टेम्परेरी होती है, किसी भी टाइम छीन सकती है। एंड्यूज एज लॉन्ग एज द फॉर्मल पोजीशन एग्जिस्ट, जब तक डीएम की पोस्ट रहेगी तब तक उसकी पावर रहेगी। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल मैंने दे दी कई सारे, फिर भी बुली एग्जिटिंग इन्फ्लुएंस ओवर द पीयर्स। कोई बुली है, मतलब जैसे आपने बचपन में कभी सुना हो, स्कूल्स में बुली होती है, रैगिंग होती है, तो वो तो इस तरह की अगर इन्फ्लुएंस डालना चाहते हैं तो वो क्या है? पावर है। एंड द प्रेसिडेंट और पीएम मेकिंग डिसीजन विद इन हिज रोल। पीएम अपने फ्रेमवर्क में, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी में, अपने रोल के अंदर रहते हुए ही कुछ डिसीजन लेता है, देन दिस इज अथॉरिटी। ठीक है, इसे आप सिनोनिम की तरह कभी बहुत बार बोल देते हैं कि पावरफुल है, बट मेनली वो क्या होती है? अथॉरिटी होती है, बिकॉज वो लॉ के अंडर रह के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। देन वी हैव टाइप्स ऑफ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। मैंने आपको बताया, मैक्स वेबर ने कहा कि अथॉरिटी बहुत तरह की हो सकती है, सोसाइटी में डिफ्यूज हो सकती है, बट सोसाइटी में आज नहीं, बहुत पहले से ही पावर डिफ्यूज थी। ऐसा नहीं कह सकते कि स्टेट की फॉर्मेशन की बाद ही ऐसा हो रहा है, ये आज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही ऐसा है, ये ट्रेडिशनल टाइम में थी, ये ट्रांजिशनल टाइम में थी, ये मॉडर्न नेशन स्टेट में है, हर जगह है। तो इन्होंने एक पूरी टाइमलाइन के अंदर
बताया कि किस तरह से पावर डिस्पर्स है और पावर के टाइप्स क्या हो सकते हैं। तो इन्होंने 3 तरह के पावर बताई। पहली ट्रेडिशनल अथॉरिटी, यहां मैं पावर की जगह अथॉरिटी वर्ड यूज करूंगा, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। दूसरा है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी और तीसरा है लीगल रैशनल अथॉरिटी। मैक्स वेबर ने बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, जो बहुत अपने आप में सब्जेक्ट है वो फिर, बट आपको ये जानना यहां जरूरी है कि मैक्स वेबर ने अथॉरिटी के बारे में क्या कहा है। तो मैक्स वेबर ने कहा 3 तरह की अथॉरिटीज हैं। पहली ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक और लीगल रैशनल अथॉरिटी। अब आप समझ गए अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर इज अथॉरिटी। देन व्हाट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी? ट्रेडिशनल अथॉरिटी का मतलब ये है कि ये किसी ट्रेडिशन से या किसी कस्टम से, जैसे कि पैट्रीमोनी। डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड मैट्रीमोनी एंड पैट्रीमोनी? इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? पैट्रियार्की, पैट्रीमोनी, मैट्रीमोनी, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? मैट्रीमोनी का मतलब होता है रिलेटेड टू मैरिज। पैट्रीमोनी का मतलब होता है विरासत, विरासत में कुछ मिल गया हो। पैट्रियार्की मतलब होता है जिसमें जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है वो पैट्रियार्की है। तो इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझें आप, है ना। उसके बाद अगर देखो कस्टम से, ट्रेडिशन से कुछ मिल जाए, हिस्टोरिकल बिलीफ है कि भाई राजा का बेटा राजा होता है, ये आपने दिमाग में बिठा लिया, ट्रेडिशनल उसकी बात कर रहा हूं, तो वो अथॉरिटी उस राजा के बेटे के पास कहां से आई? भाई आप यहां तो जस्टिफाई कर सकते हो कि आपने एग्जाम दिया था, पास होगी इसलिए अथॉरिटी है, बट एक किंग का बेटा किंग बनेगा ये कैसे जस्टिफाई करोगे? ये जस्टिफाई होता है ट्रेडिशन अथॉरिटी से, जो मैक्स वेबर ने बताया कि ये आती है कस्टम से, ट्रेडिशन से आती है, जैसे फ्यूडल सोसाइटी, पैट्रीमोनी मतलब विरासत, या मोनार्की या किंग्स। तो इस तरह की सोसाइटी में जो भी अथॉरिटी होती है उसकी एक्सेप्टेंस, दिस वर्ड एक्सेप्टेंस, लोग उसे एक्सेप्ट क्यों करते हैं? बिकॉज दे बिलीव दैट दिस इज व्हाट इट इज, कि ऐसा होना ही चाहिए, ये ट्रेडिशन आया है, चलता आया है, आगे भी ऐसा चलेगा, क्योंकि ये राजा का बेटा है, क्योंकि ये भी किसी राजा का बेटा था। इस तरह से कस्टम चलता रहता है और उस इंसान की, उस अथॉरिटी को लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। मोनार्की, पैट्रियार्की, फ्यूडल सोसाइटी। उसके बाद है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, करिश्मा। करिश्मा इसे कह सकते हैं पर्सनैलिटी या किसी का ओरा। ये आती है इंडिविजुअल ट्रेट से, जो भी मैंने नाम भी बताए, महात्मा गांधी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या अब्राहम लिंकन, ये लोग क्या थे अपने आप में? ये करिश्मा था इनके अंदर, कैरिश्मा इसे कह सकते हैं इंग्लिश में, करिश्मा, कि ये कुछ बोलेंगे तो लोगों को लगता है कि इन्होंने सही किया है, दैट व्हाट दिस पर्सन हैज सेड इज जस्ट प्रॉपर, राइट एंड मोरल। ऐसा लोग सोचने लगते हैं और वो जो कहते हैं वैसा लोग करते हैं। ये एक्सेप्टेंस कहां से आती है? इसे कहते हैं करिश्मेटिक अथॉरिटी। पर्सनल करिश्मा, एक्सेप्शनल क्वालिटी, सुपर नेचुरल पावर्स किसी एक पर्सन के अंदर, ऐसा लोग मान लेते हैं। ऐसा नहीं कि तुम बाबा महाराज कुछ भी कर सकते हैं एकदम ऐसे, तो लोग लाखों करोड़ों की भीड़ में उनके दीवाने, उनके फैंस। व्हाट इज अथॉरिटी? अथॉरिटी इज लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर। शाहरुख खान साहब जब अपने बर्थडे पे अपने गेट पे चढ़ते हैं तो लाखों, लाखों तो नहीं हो सकते, जगह नहीं वहां पे इतनी, हजारों लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो कैसा है वो, इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे बिहेवियर कर पा रहे हैं? बिकॉज ही इज हैविंग कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। विराट कोहली हैज कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, अथॉरिटी बेस्ड ऑन बिलीफ। ये ऐसा मानते हैं कि इनके पास ये कुछ पावर्स हैं जो अलग है, बिल्कुल ये क्वालिटीज एसोसिएटेड विद कैरिस्मेटिक फिगर्स। देन लास्ट आता है लीगल रैशनल अथॉरिटी, और मैक्स वेबर ने सबसे ज्यादा ध्यान इस पे दिया। ये है मैक्स वेबर साहब, इन्होंने मेन ध्यान इस पे दिया है, और लीगल रैशनल अथॉरिटी को ही उन्होंने क्या कहा? ब्यूरोक्रेसी। ये आप याद रखेंगे, लीगल रैशनल अथॉरिटी जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसी का नाम ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरो का मतलब होता है डेस्क, ठीक है, यही ब्यूरोक्रेसी है। और लीगल रैशनल, आप इस वर्ड से समझ रहे होंगे कि तीसरी टाइप की जो अथॉरिटी वो आपके काम की है, जो आप बनोगे एसडीएम या डीएम, ये है लीगल रैशनल। ये लॉ से मिली है आपको। आपको लोग डीएम, एज ए डीएम आपकी बात मानते हैं, आपकी बात की एक्सेप्टेंस। इन तीनों चीजों में मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार, एक्सेप्टेंस। ये कहां से आती है? यहां आती है ट्रेडिशन से, यहां आती है करिश्मा से, और यहां आती है लॉ से। क्योंकि अब जो चुनाव जीतेगा वो सीएम बनेगा, ऐसा लॉ है, तो हम मान लेंगे कि वो सीएम है।
बट एक इंसान चाहे कितना भी रसूख वाला हो, पैसे वाला हो, बट आपकी गाड़ी के सामने अगर उसने हाथ कर दिया तो आप पूछेंगे भैया आप ट्रैफिक पुलिस में हो? इसका मतलब आप समझते हो कि लीगल रेशनल अथॉरिटी को मानूंगा केवल मैं। अगर आप ट्रैफिक पुलिस में नहीं हो तो इसका मतलब जो भी हो मैं रोकने वाला नहीं हूं। पर ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को देख के ही आपके धक धक स्टार्ट हो जाती है अगर आपने हेलमेट वगैरह नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं लगाया। इसका मतलब यू रेस्पेक्ट द लीगल रेशनल अथॉरिटी, यू नो द फैक्ट दैट दिस पर्सन हैज लीगल रेशनल अथॉरिटी, और वो आपके जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ग्राउंडेड फ्रॉम फॉर्मल लीगलिटी, ये तरीका एकदम फॉर्मल। अथॉरिटी वेस्टेड इन पोजीशंस, मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं, लीगल रेशनल अथॉरिटी क्या है। लीगल रेशनल अथॉरिटी बेसिस क्या है? फॉर्मल रूल्स, कोडिफाइड लॉ डिक्टेट्स, कोडिफाइड लॉज हैं बिल्कुल। जो भी आप ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हो उनकी जिस तरह की अथॉरिटी होती है, उनका जो ऑफिस होता है, मॉडर्न नेशन स्टेट में तो यही चल रहा है, कैरिस्मेटिक और ट्रेडिशन चल रहा है साथ में, बट मेनली तो यही है लीगल रेशनल अथॉरिटी। एम्फेसिस ऑन पोजीशन एंड ऑफिस, रोल बेस्ड अथॉरिटी होती है, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी। उसके बाद इम्पर्सनल एंड न्यूट्रल, ये हम पढ़ चुके हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल डिसीजन होते हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी और करिश्मेटिक न्यूट्रल नहीं हो सकती, उसमें एक पर्सन होगा। इम्पर्सनल नहीं हो सकती, न्यूट्रल हो सकती है, इम्पर्सनल नहीं हो सकती, बट ये इम्पर्सनल होगी। यहां आप किसी मिस्टर एक्स को नहीं जानते हो, यहां आप जानते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिविजनल कमिश्नर, एसडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहब, ये बोलते हो आप। बट वहां बोलते हो फुटबॉलर नहीं बोलते हो, वहां बोलते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वहां आप एलिजाबेथ बोलते हो, आप ये नहीं बोलते हो क्वीन, किंग चार्ल्स। तो वहां आप नाम मुझे जानते हो, यहां इम्पर्सनल हो जाता है, न्यूट्रल। इम्पर्सनल न्यूट्रल, मेरिट बेस्ड होता है, यहाँ किसी के बेटे से या बेटी से होने से, रिलेटिव होने से, नेपोटिज्म होने से काम नहीं चलता। यहाँ लीगल रेशनल है, आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा आंसर लिखोगे तो आपको ये अथॉरिटी मिल जाएगी, नहीं लिखोगे तो नहीं मिलेगी, ऐसा रूल है। कॉमन इन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, और ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो लीगल रेशनल की बात है तो दो चार बातें आप याद रखें और इन्हें लिखना है आपको। उसके बाद मैरी पार्केट फोलेट क्या बोलती है अथॉरिटी के बारे में? मैरी पार्केट फोलेट दो चीजों के बारे में बात करती है, बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें अथॉरिटी के बारे में। पहली, लॉ ऑफ सिचुएशन। ये कहती है कि किसी इंसान के अंदर अथॉरिटी वगैरह कुछ नहीं होती, अथॉरिटी होती है सिचुएशन के अंदर। आग लगी है कॉलोनी में तो फायर ब्रिगेड आ रही है, तो इसका मतलब सुपीरियर ने कहा है इसलिए ओबे नहीं कर रहे, क्योंकि आग लगी है इसलिए फायर ब्रिगेड आ रही है। सिचुएशन ऐसी है कि आपको ये काम करना है। लॉ ऑफ सिचुएशन। To whom you are obeying is not important. For what you are responsible is more important. To whom you are responsible, मतलब आप किसके responsible हो, this is less important than for what you are responsible. आपका फंक्शन क्या, आपको काम क्या करना था, वो आपने किया क्या। तो मैरी पार्केट फोलेट बोलती हैं कि अथॉरिटी किसी पर्सन और इनमें नहीं होती, फंक्शन में होती है, और फंक्शन में जितनी रहेगी उतना ही एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। ठीक है। वन शुड आस्क फॉर व्हाट वन रेस्पॉन्सिबल rather than to whom she is responsible, she or he is responsible. To avoid too much bossism, भाई एक पर्सन है जो ऑर्डर ही दिया जा रहा है, ऑर्डर ही दिया जा रहा है, और इस चीज को अवॉइड अगर करना है तो एक काम करना पड़ेगा। ये दूसरा प्रिंसिपल है, डीपर्सनलाइजेशन ऑफ ऑर्डर। दिस इज गिविंग नो ऑर्डर एट ऑल, टू अवॉइड टू मच बॉसेस इन गिविंग ऑर्डर और गिविंग नो ऑर्डर एट ऑल, मतलब एक भी ऑर्डर ना दिया जाए, इसकी जगह उन्होंने तरीका बताया। ये क्या है? डीपर्सनलाइज द ऑर्डर। और डीपर्सनलाइज करने का मतलब कि मेरे पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा करो, ये बोलना नहीं है सुपीरियर को, बट कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए कि आपने जैसे ही कहा सबऑर्डिनेट मानने को तैयार हो गया, एक्सेप्टेंस बढ़ गई आपकी अथॉरिटी की। ये भी आप ध्यान रखोगे सिलेक्शन के बाद। This involves the study of the problem to discover the law of situation. इसमें क्या होता है? लॉ ऑफ सिचुएशन को जानो क्या है, and obeying it by all concerned. One should not give order to another, but both should agree to take order from the situation. एक दूसरे को ऑर्डर ना दें, बट एग्री हो जाए किससे? सिचुएशन से। मैंने बताया जो फायर ब्रिगेड वाला एग्जांपल, उसमें ऐसा नहीं कि आप मुझे कहोगे तो मैं चलूंगा, या मैं कहूंगा उसके बाद ही तुम चलोगे, दोनों तैयार हो जाओ एकदम से। If order are part of situation, the question of someone giving and someone receiving get dissolved. तो सिचुएशन की तरफ से ऑर्डर आ गया तो कौन ऑर्डर दे रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, इसका कोई मैटर नहीं करता फिर। एंड बोथ आर टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम द सिचुएशन। कितनी अच्छी बात बताई है मैरी पार्केट फोलेट ने।
पावर विद पावर ओवर, लॉ ऑफ सिचुएशन, डीपर्सनलाइजेशन ऑफ ऑर्डर। तो ये सब चीजें आप याद रखें, आप लिखेंगे। उसके बाद चेस्टर बर्नार्ड साहब क्या कहते हैं? चेस्टर बर्नार्ड ये कहते हैं कि देखो भैया, बात ऐसी है कि जब भी एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कुछ ऑर्डर देता है कुछ काम के लिए, अपनी अथॉरिटी को चाहता है कि एक्सेप्ट कर ले मेरी बात को, तो तीन बातें हो सकती हैं। एक तो वो ऑर्डर ऐसा हो जो बिल्कुल डिनाई कर दे, वो मतलब ऐसा खुल के नहीं, बट उसका मन ना करे वो काम करने का। एक हो सकता है वो न्यूट्रल हो, और एक हो सकता है बिल्कुल विदाउट एनी डाउट वगैरह, हाँ सर डन। तो ये तीसरा है हाँ सर डन, इसको कहते हैं जोन ऑफ इनडिफरेंस, कि मतलब यहाँ पे किसी तरह का दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है। जैसा सुपीरियर चाहता है वैसा ही सबऑर्डिनेट भी चाहता है, इसलिए वो करेगा। इन्होंने अथॉरिटी को क्या बोला? द कैरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने बताया हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज एक्सेप्टेड बाय कंट्रीब्यूटेड टू द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज गवर्निंग द एक्शन ही कंट्रीब्यूट्स। बहुत टेढ़ी मेढ़ी लैंग्वेज होगी, बट कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन इस तरीके से हो कि आप जो चाहते हैं वैसा आपका सबऑर्डिनेट करे, तो वही अथॉरिटी है। ठीक है। 4 एसेंशियल कंडीशन कहाँ काम आएंगी? मैंने बताया आपको, जब आपको सबऑर्डिनेट ने सुपर ऑर्डिनेट ने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दिया, तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हो उसको, या वो न्यूट्रल हो, या वो 100% मान जाए कि हाँ ये मुझे करना है। तो ये जो एरिया है, इसे कहेंगे जोन ऑफ इंडिफरेंस। जोन ऑफ इंडिफरेंस। बट ये जितना छोटा होगा, जोन ऑफ इंडिफरेंस जितना छोटा होगा, उतनी ही समस्या बन जाएगी किसके लिए? सुपीरियर के लिए। तो इसे बढ़ाना है, मतलब ये जगह कम से कम हो जहां उसको पूरी दिक्कत हो, ये जगह बिल्कुल थोड़ी सी हो जहां वो न्यूट्रल हो, और ये जगह एक्सटेंड कर दो जहां वो कोई समस्या ना हो, उसको 100% यस सर वाली बात हो जाए। तो इसको कैसे करते हैं हम? ऐसे कर दें। तो यहां तो वो नहीं माने, यहां न्यूट्रल हो, और ये देखो जोन ऑफ डिफरेंस, इंडिफरेंस कितना हो गया, ये बढ़ गया। इसको बढ़ाने के ये तरीके हैं, ऐसे करोगे तो बढ़ जाएगा। कम्युनिकेशन पे बात करते हैं, इज फोकसिंग ऑन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन साफ सुथरा हो, जैसा उसका पर्सनल इंटरेस्ट हो सबऑर्डिनेट का, उसके अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ बात आपने कही हो, इस तरह की बातें। तो सबसे पहले व्हेन कम्युनिकेशन इज अंडरस्टूड, आपकी बात ही समझ में नहीं आई आपके सबऑर्डिनेट को, तो वो कैसे आपकी बात को मानेगा, या आपकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कैसे करेगा? बात ही समझ नहीं आ रही। तो इसलिए पहला कम्युनिकेशन अंडरस्टूड हो, कंसिस्टेंसी विद द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, बट आप अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहे हैं कि क्रिमिनल है उसको आप छोड़ दो, मंत्री जी का फोन आया, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जोन ऑफ इंडिफरेंस में इसमें आ जाएगा। फिर ये मेरा कहने का मतलब इन 4 से क्या होगा? जोन ऑफ इंडिफरेंस बढ़ेगी। आप जैसा ऑर्डर दोगे ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के अकॉर्डिंग होगा, तो मानने के लिए तैयार होंगे। कंपेटेबिलिटी विद द पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? पर्सनल इंटरेस्ट है भाई देखो, जो भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, पर्सनल इंटरेस्ट अगर आपका ये है कि समाज सेवा, समाज सेवा मतलब सिविल सर्वेंट हो आप, गरीब जनता है, मार्जिनलाइज सोसाइटी है, उसकी मुझे सेवा करनी है, उनके लिए मुझे काम करना है, उनकी समस्याओं को मुझे दूर करना है। गाँव में पानी की समस्या है, मुझे पानी पहुंचाना है गाँव तक, ये आपने ठान लिया है, तो आपकी पर्सनल इंटरेस्ट भी ऐसा है और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट भी ऐसा है, और इसी तरह का आपको ऑर्डर दे दिया। तो ये जो चीजें मैटर नहीं करेंगे, आप मना करोगे, न्यूट्रल हो गए, तो कुछ है ही नहीं, फिर पूरा जोन ऑफ इंडिफरेंस में आ जाएगा कि आपने बोला हमने कर दिया। उसके बाद फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। अब आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग आपको काम बताया नहीं, आपकी मानसिक क्षमता के अकॉर्डिंग आपको काम बताया नहीं, कुछ भी काम दिए जा रहे हैं, तो फिर वो किस में आएगा? इन दोनों में ज्यादा आने की संभावना है उसकी। जोन ऑफ इंडिफरेंस में आना है तो सुपीरियर को देखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन की फिजिकल कैपेबिलिटी और मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है, उतनी ही मैं ऑर्डर दूं उसको, तब जाके वो एक्सेप्टेंस बढ़ेगी उसकी और अथॉरिटी मीनिंगफुल होगी। तो ये कहा चेस्टर बर्नार्ड साहब ने। उसके बाद की एस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या की एस्पेक्ट है अथॉरिटी के? अभी तक आपने देखा लेजिटिमेसी है, हेरार्की है, हेरार्की के अंदर ही मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ कोरस्पोंडेंस, जिसके अंदर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेलीगेशन है, पब्लिक इंटरेस्ट, रूल ऑफ लॉ। तो ये आपको बिल्कुल जनरल बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले अथॉरिटी, अथॉरिटी इज लेजिटिमेट व्हेन इट इज रिकॉग्नाइज्ड। अथॉरिटी इज लेजिटिमेट
व्हेन इज रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्टेड विद इन लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। रिपीट अगेन वही बात, लॉज रेगुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो तो ही इसे कहेंगे आप अथॉरिटी। ये की एस्पेक्ट है, ये होना चाहिए अथॉरिटी के अंदर, लेजिटिमेसी होनी चाहिए, नहीं तो केवल क्या हो जाएगी, पावर। उसके बाद हायरार्की, अथॉरिटी स्ट्रक्चर्ड एट हायरार्कियल लेवल विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। हायर द लेवल ऑफ अथॉरिटी टिपिकली हैव ब्रॉडर डिसीजन मेकिंग पावर्स। हायरार्की एक एस्पेक्ट है इसका कि जितनी हायरार्की ऊंची होगी, शायद मैंने शुरुआत की क्लास में बताया था कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लेवल के ऊपर होती है, जितना हायर पोस्ट पे आप हो उतनी आपकी अथॉरिटी ज्यादा होगी, और ये हायरार्की से इस तरह से रिलेटेड है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलोंग विद अथॉरिटी कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबल फॉर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसीजन एंड एक्शन। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप तो बस मान लो आप एसडीएम हो अभी और फिर पढ़ो इसे, आपकी अथॉरिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेजिटिमेट भी होना चाहिए आपका काम, तब मानेंगे आपकी अथॉरिटी है। उसके बाद डेलीगेशन, authority can be delegated to lower level within an organization. Delegated authority allows for more efficient. Span of control, while discussing span of control हमने बताया कि अगर डेलीगेशन का प्रोविजन है, फैक्टर अफेक्टिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल में से एक फैक्टर डेलीगेशन था, इतना आप याद रखो। अगर डेलीगेशन है तो आप क्या कर रहे हो, आपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया है, तो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा। तो अथॉरिटी का और डेलीगेशन का भी बहुत बड़ा रिलेशन है। दैट अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड टू लोअर लेवल्स। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड टू लोअर, इसके ऊपर थोड़े से डिस्प्यूट है, कुछ थिंकर मानते हैं अथॉरिटी डेलीगेट नहीं हो सकती, बट जनरली ये मानना है कि अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड टू लोअर लेवल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेटेड अथॉरिटी अलाउज फॉर मोर एफिशिएंट एंड डिसीजन मेकिंग इन ऑपरेशन। उसके बाद है पब्लिक इंटरेस्ट। आपकी अथॉरिटी आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, बट ये की एस्पेक्ट इसका ये है, एक मॉडर्न नेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर आपकी अथॉरिटी पब्लिक इंटरेस्ट में ही एक्सरसाइज की जाए, ये आपसे उम्मीद की जाती है। एक्सपेक्टेड टू बी एक्सरसाइज इन द पब्लिक इंटरेस्ट, डिसीजन शुड अलाइन विद द ओवरऑल वेलबींग एंड नीड ऑफ कम्युनिटी एंड सोसाइटी। और फाइनली रूल ऑफ लॉ के अंदर रह के आपको काम करना है। दिस इज अगेन द की एस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी। एक्सरसाइज विद इन द बाउंड्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, डिसीजन एक्शन शुड बी कंफर्म टू एस्टेब्लिश लीगल प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स। तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, अब ये बहुत जनरल बातें हैं, इतना हमने डिस्कस कर लिया तो अभी आप समझ गए होंगे कि क्या है। आप अगर इनको भी याद रखें तो आप लिख पाएंगे। उसके बाद लेजिटिमेसी होनी चाहिए, लेजिटिमेसी होने के बाद ही तो पावर अथॉरिटी बनती है। हायरार्की के अंदर ही अथॉरिटी डिस्पर्स होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कमसरेट है, डेलीगेट भी हो सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट में आपको काम करना है और रूल ऑफ लॉ के अंदर रह के काम करना है। देन वी हैव फैक्टर्स विच लिमिट अथॉरिटी। अब जैसे हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल को फैक्टर को देखा, बट इसी तरह से अथॉरिटी भी लिमिटेड हो सकती है आपकी। पहली बात तो आपको अथॉरिटी दी ना गई वो अलग चीज है, कम दी गई वो अलग चीज है, बट अथॉरिटी होने के बाद भी आप कहीं कहीं आपको लिमिटेशन रखनी पड़ेगी। जैसे पहला बायोलॉजिकल फैक्टर, भाई दोनों जेंडर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मेल है फीमेल है, बट फीमेल की बायोलॉजी बिल्कुल अलग है मेल से, तो जरूरी नहीं कि आपने जो ऑर्डर दिया उसको उसकी एक्सेप्टेंस दोनों के लिए बराबर होगी। मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर फीमेल उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाए शायद जितना मैन कर पा रहा है। अभी मेंस्ट्रुअल लीव्स की बात चल रही है, मैटरनिटी के टाइम की बात अगर करें तो उस समय बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल आपको क्लियरली दिखते हैं कि डिफरेंस है, कैपेबिलिटीज। तो वहां अगर आप देखेंगे कि आप अथॉरिटी बिल्कुल एग्जैक्टली हर जगह यूनिवर्सली अप्लाई कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर इसके अंदर आपको लिमिट करता है। फिजिकल फैक्टर, आप अपने सबऑर्डिनेट को कहेंगे कि इस दीवार के धक्के मार मार के दीवार गिरा दो, तो पॉसिबल है नहीं वो। एग्जाम्पल है इंस्टेंस, कुछ भी मतलब कि आपने ऐसी कोई बात बोल दी जो उसके बस की है ही नहीं। मैंने कहा था ना, लिमिटेड फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी के अगेंस्ट चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं अगर आपने कुछ ऑर्डर दिया तो वो जोन ऑफ इंडिफरेंस में नहीं आएगा। तो क्या है ये लिमिट है। उसके बाद लीगल कंस्ट्रेंट है, आपके पास एकदम पूरी रूल बुक है, रूल प्रोसीजर रेगुलेशंस हैं, आपको इसी के अंडर अथॉरिटी है, इसी के अंदर आपको ऑर्डर्स देने हैं, इसके बाहर की आप बात नहीं कर सकते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप सब्जी मंगवा रहे हैं सबऑर्डिनेट से, तो ये सब आपके सही नहीं है, अथॉरिटी में नहीं है आपके। सोशल कंस्ट्रेंट है, भाई जो आपके सबऑर्डिनेट है उसके अपने कुछ कस्टम्स हैं, वो किसी ट्रेडिशन का पर्सन है, वो किसी कल्चर का हो सकता है, किसी रिलीजन का हो सकता है, बट आप उसको कितनी भी अथॉरिटी आपके पास हो, आपको उसके रिलीजन के अगेंस्ट कुछ ऐसा काम नहीं करवा सकते जो वो नहीं करना चाहता।
तो ये अपने आप में एक लिमिटेशन है। फिर इकोनॉमिक कंस्टेंट है, आपके पास कुछ बजट सेंक्शन हुआ है, उतने में आपको काम करना, आपका मन करता है कि सब कुछ अच्छा बनवा दूं, पूरा गांव चमका दूं, बट आपके पास, आप ऑर्डर तो दे देंगे बट वो कंप्लाई नहीं हो पाएगा, बिकॉज यू हैव इकोनॉमिक कंस्टेंट, आपके पास कुछ इकोनॉमिक कंस्टेंट है, रिसोर्सेज की कमी है, टाइम की कमी है, तो उस हिसाब से आपको काम करना है। एंड देन फाइनली लिमिटेड स्पैन, आपका स्पैन भी है एक, उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने लोगों को आप कंट्रोल कर सकते हो इफेक्टिवली, आपकी अथॉरिटी उतने ही लोगों तक होगी, उससे ज़्यादा अगर आप जाओगे तो अथॉरिटी डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगी, एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, रेडीनेस नहीं आएगी। लेजिटिमेसी तो है बट रेडीनेस और एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करते हैं तीनों ही चीजों के अंदर, जो कि पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी के अंदर क्या अंतर है। पावर, अथॉरिटी और लेजिटिमेसी, तीनों आपने जान ली अच्छी तरह से, इनके सारे डायमेंशन देख लिए। अब इन तीनों के अंदर रिलेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। ये आप, मुझे लगता है अभी तक आप बता पाएंगे, ऑल ऑफ दिस थ्री आर इंटर रिलेटेड। TLA, AR, रूल रेगुलेशन, ये सब पिछले वाला डायग्राम याद करो। इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट, power, authority, legitimacy are interconnected element in the governance. Public acceptance, legitimate authority garners public acceptance. Legitimate authority garners public acceptance, influencing the effectiveness of power. पावर जो है उसकी कितनी इफेक्टिवनेस होगी डिपेंड करता है कि लेजिटिमेसी ने इसे किस तरीके से अथॉरिटी बना रखा है। लेजिटिमेट अथॉरिटी गार्नर्स पब्लिक एक्सेप्टेंस, लोग कब मानते हैं, मैंने बताया ना आपको वो एग्जांपल ट्रैफिक पुलिस वाला, आपके पास लेजिटिमेट अथॉरिटी है तभी आपकी पावर का हम आदर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर चुनाव क्यों हो रहे हैं, आप एग्जाम क्यों दे रहे हो, क्योंकि आप लेजिटिमेट अथॉरिटी पाना चाहते हो, तब मानेंगे कि हाँ आपके पास जो पावर है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस इज बेटर वर्ड, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, सॉरी टू से, एक बेटर नहीं, इंपॉर्टेंट यूज करना है मुझे। एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्सेप्टेंस कब आएगी, जब वो लेजिटिमेट अथॉरिटी होगी। देन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मैंने आपको शुरुआत वाले दिन बताया था कि स्टेट के और लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें ये कहते हैं कि हम आपको पावर देते हैं, वहाँ पे राइट्स, आपके जो राइट्स हैं, प्रॉपर्टी है, ये सबको प्रोटेक्ट कौन करेगा, स्टेट को पावर कौन देगा, आप। The relationship reflect a social contract defining acceptable power dynamics within society. Power dynamics एक सोसाइटी के अंदर है, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन तीनों वर्ड्स को इस तरीके से फिर आप देख सकते हो कि स्टेट के पास पावर है, उसे लेजिटिमेट किसने किया, आपने वोट देके। स्टेट के पास जो पावर है उसे आपने लेजिटिमेट किया और अथॉरिटी बना दिया एज पर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। Then influencing power dynamics. Legitimacy shapes how power is perceived and exercised. जितनी legitimacy होगी उस हिसाब से डिपेंड करता है कि पावर का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है और पावर को लोग किस तरह से देखेंगे। पावर तो LTT में भी है, LTT में थी, ISIS में भी थी, मुजाहिदीन है इनके अंदर भी है, टेररिस्ट में भी है, हमास में भी है। पावर तो है ही, आप डिनाई नहीं कर सकते ये बात, बट वो लेजिटिमेट नहीं है। तो इसलिए लेजिटिमेसी डिफाइन करती है कि लोग उसे कैसे देखेंगे, हाउ दे विल परसीव, एंड इट इज बीन एक्सरसाइज्ड। एंड फाइनली लेजिटिमेशन ऑफ अथॉरिटी, लेजिटिमेसी इज फंडामेंटल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। लेजिटिमेसी इज फंडामेंटल फॉर, ये आपको मैंने बहुत बार बता दिया, लेजिटिमेसी इज फंडामेंटल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी। तो ये हमारा हुआ टोटल किसका, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। इसमें जितने भी फैक्टर हैं, यहां कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे रिवाइज करें बार बार। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अनदर कॉन्सेप्ट लाइक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन, या उसके बाद टाइम बचता है तो उसमें स्टार्ट कर देंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो पोस्ट को पढ़ा है उसका थोड़ा सा कुछ और उसके बारे में पढ़ के देन वी विल डिस्कस द फर्दर अनदर टॉपिक इन द सिलेबस। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।